Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First year biology chapter number 13 immunity and the topic second line of defense का part number 2 है जिसमें हम inflammatory response and protective proteins of the complement system को सीखने जा रहे हैं। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैलोज। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या मतलब है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बात की थी कि आपके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि बाकी तीनों कंपोनेंट्स के फंक्शंस को इन्हांस करती हैं, यानी कि उनकी हेल्प आउट करती हैं। सो उन्हीं प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स को हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का नाम भी देते हैं और उन प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का जो सिस्टम है उसको हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर तकरीबन यहाँ पे आपके 30 टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि आपके ब्लड के अंदर होती हैं और ब्लड के अंदर ये आपके इनएक्टिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और अगर देखा जाए कि ये बनती कहाँ पे हैं तो आपका लिवर जो होता है वो इनको सिंथेसाइज करता है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि अगर ये इनएक्टिव स्टेट में होती हैं तो फिर एक्टिव कब होती हैं। एक्टिव तब होती हैं जब कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसकी एंट्री पे ये प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं इनका एक्शन क्या होता है। अगर एक दफ़ा एक्टिव हो गई हैं तो उसके बाद ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। याद रखें कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कोई भी प्रोटीन जो है वो इंडिविजुअली यानी कि अकेली जो है वो काम नहीं कर सकती, अकेली वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। जब 3 4 5 6 यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन्स आपस में अटैच होती हैं तो उसके बाद ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन आके अटैच होती है। उसके बाद इसके साथ जब एक प्रोटीन आके अटैच हुई तो ये दूसरी प्रोटीन को एक्टिव करती है और ये इसके साथ आके अटैच हो जाती है, फिर थर्ड वन एंड सो ऑन। सो इसी तरीके से ये यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना देती हैं जिसे हम सेल किलिंग मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स का नाम भी देते हैं। अच्छा, जब ये कॉम्प्लेक्स बना देती हैं तो उसके बाद ये इसके अंदर होल्स करना शुरू कर देती हैं। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये कुछ होल्स करेंगी। अब उन होल्स का क्या फ़ायदा होता है, उन होल्स का ये फ़ायदा होता है कि होल्स करने के बाद ये वाटर और सॉल्ट जो है वो इस सेल के अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हायर सॉल्ट कंसनट्रेशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। एक तो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं और दूसरा जो है ये दूसरे जो सेल्स होते हैं इम्यून सेल्स उनको भी एक्टिव करती हैं और उनके फंक्शन को इन्हांस करती हैं, यानी कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जो है वो उनको बुलाती हैं। अब क्योंकि इन्होंने इस बैक्टीरियल सेल को क्या कर दिया, यानी कि इसके फंक्शन को यहीं पे स्टॉप कर दिया। अब क्या होता है कि बाकी जो फैगोसाइट्स होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हमने बात की है कि ये दूसरे जो सेल्स होते हैं इम्यून सेल्स उनकी भी हेल्प आउट करती हैं। सो किस तरीके से हेल्प आउट करती हैं कि ये उनको साइट ऑफ इन्फेक्शन पे अट्रैक्ट करती हैं। जब वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे बाकी सेल्स आते हैं तो यहाँ पे जो डैमेज बैक्टीरिया या डैमेज सेल्स हो चुके हैं तो ये इनको इनगल्फ कर लेते हैं। सो इस तरीके से जो है वो आपकी बॉडी से फॉरेन पार्टिकल को रिमूव किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स। सो कहते हैं कि वंस अ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इज एक्टिवेटेड इट एक्टिवेट्स अनदर प्रोटीन्स ऑफ द सिस्टम एंड द सो ऑन, यानी कि एक एक्टिव होगी उसके बाद दूसरे को एक्टिव करेगी और अपने साथ अटैच कर लेगी। सो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। और इस कॉम्प्लीमेंट का क्या रिजल्ट होता है, द रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, एक तो इसका फंक्शन ये है कि ये बाकी फैगोसाइट्स यानी कि चाहे वो मैक्रोफेजेस हैं चाहे वो न्यूट्रोफिल्स हैं, बाकी जितने भी फैगोसाइट्स हैं उनको स्टिमुलेट करना, उनको एक्टिव करना, किस लिए, ताकि वो आएँ और जो फॉरेन पार्टिकल है या फिर इन प्रोटीन्स ने जिस बैक्टीरिया को जो है वो डैमेज कर दिया तो उस डैमेज मटेरियल को क्या करें, इनगल्फ करें, यानी कि बॉडी से उसको ख़त्म करें। और दूसरा ये होता है डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, क्योंकि अब आगे हम इन्फ्लेमेशन का टॉपिक डिस्कस भी करेंगे कि यहाँ पे फिर एज अ रिजल्ट जो होती है वो इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है। अच्छा, अट्रैक्ट एडिशनल फैगोसाइट्स, इसके अलावा दूसरे सेल्स भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कहाँ पे, जो साइट ऑफ इन्फेक्शन वाला सेल है या साइट ऑफ इन्फेक्शन वाली जगह है। एंड एक्टिवेशन ऑफ सेल किलिंग मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये जो इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया है इसी को हम यानी कि इस चीज़ को भी एक्टिवेट करती हैं। उसके अलावा एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स की जो कि इसी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का हिस्सा है, दैट इज द परफोरिन। परफोरिन नाम जाहिर कर रही है कि ये परफोरेशन का काम करेगी। परफोरेशन क्या होता है, होल्स करना। सो ये क्या करती है कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होल्स कर देती है। कह रहे कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स दैट प्रोड्यूसेस द होल्स, होल्स करेगी किसके अंदर, या तो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर या फिर बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरफेरोन्स को। इंटरफेरोन्स जो है वो बेसिकली आपकी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का हिस्सा नहीं है,
लेकिन ये भी एक आपका ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है, लार्ज क्लास ऑफ प्रोटीन्स है जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, और इस ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स को हम साइटोकाइंस का नाम देते हैं। और इनका फंक्शन अगर देखा जाए तो बेसिकली ये सिग्नलिंग करती हैं या कम्युनिकेशन का काम करती हैं बिटवीन द सेल्स। जैसा कि हमने ऊपर भी बात की कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करती हैं, दूसरे जो फेगोसाइट्स होते हैं, जो दूसरे जो इम्यून सेल्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करती हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो बेसिकली ये भी आपका कम्युनिकेशन का काम करती हैं सेल्स के दरमियान जब कोई भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कोज हो चुका है। ये रिलीज कहाँ से होती हैं? तो ऑब्वियसली जो इन्फेक्टेड बॉडी है या इन्फेक्टेड सेल है तो वो होस्ट सेल कहलाता है या फिर होस्ट की बॉडी कहलाती है। तो ये उसी होस्ट सेल से रिलीज होती हैं। कब रिलीज होती हैं? इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल पैथोजेंस, स्पेशली वायरसेस। जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे पैथोजन एंटर हो जाते हैं, यहाँ पे स्पेशली हम वायरस की भी बात करेंगे, तो उनके रिस्पॉन्स में आपके सेल के अंदर से ये प्रोटीन्स जो हैं वो रिलीज होती हैं। अच्छा, अब स्पेशली वायरसेस का नाम, वायरसेस के बारे में क्यों कहा गया है, या फिर इंटरफेरोन्स को इंटरफेरोन्स क्यों कहा जाता है? इंटरफेरोन का नाम इस वजह से इसे दिया जाता है क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है इंटरफेयर करने की विद द वायरल रेप्लिकेशन। किस तरीके से कि कोई भी वायरस का पार्टिकल है, कोई भी ऐसा सेल है जिससे वायरस के पार्टिकल ने जिसको इन्फेक्ट कर दिया है, तो ये क्या करता है कि उसकी रेप्लिकेशन को वहाँ पे स्टॉप करवाता है ताकि वायरस जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में स्प्रेड ना हो। तो ये यानी कि वायरल रेप्लिकेशन में जाके इंटरफेयर करता है और उसकी स्प्रेड या फिर उसकी रेप्लिकेशन को जो है वो स्टॉप कर देता है। इस वजह से हम इन्हें इंटरफेरोन्स का नाम देते हैं। अच्छा, एक तो ये वायरसेस का काम कर, दूसरा इंटरफेरोन्स जो है वो एक्टिवेट करेगा दूसरे इम्यून सेल्स को, क्योंकि हमने बात की कि ये सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करता है। कम्युनिकेशन क्या होती है कि यानी कि एक से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, ऐसा ही होता है। तो फिर ये क्या करेंगे कि जिस जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वहाँ पे दूसरे सेल्स को भी इन्फॉर्म करते हैं कि भाई यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, इंटरफेरोन्स आल्सो एक्टिवेट द इम्यून सेल्स, जैसा कि आपके नेचुरल किलर सेल्स हो गए, ठीक है, जैसा कि आपके मैक्रोफेजेस हो गए, जो कि आते हैं उस सेल पे जो कि इन्फेक्ट हो चुका है और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि जो मैक्रोफेजेस है वो इनगल्फ कर लेंगे, या फिर नेचुरल किलर सेल्स जो अपना फंक्शन है, उनका जो तरीका है इन्फेक्टेड सेल को खत्म करने का, तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की एक फिगर है जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, चाहे वो कोई भी हो सकती है, परफोरिन हो सकती है या कोई भी प्रोटीन हो सकती है, ये इसकी मेम्ब्रेन पे आके क्या बनाएंगी, एक कॉम्प्लेक्स बना देंगी। एज अ रिजल्ट यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। जब होल्स क्रिएट हो जाते हैं तो ये इसके अंदर वाटर और साल्ट वगैरह को एंटर करना शुरू कर देते हैं। जब सॉल्ट अंदर एंटर होता है तो हायर सॉल्ट की वजह से बैक्टीरिया की जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है वो बर्स्ट हो जाती है, यानी कि फट जाती है, और बैक्टीरियल सेल जो है वो रप्चर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी जो फॉरेन पार्टिकल की एंट्री पे इन्फ्लेमेशन अगर कोज कर देती है तो उसको हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। सो ये भी आपका एक बहुत मेजर कंपोनेंट है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, यानी कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको हमने नॉन स्पेसिफिक डिफेंस का नाम दिया है। तो ये भी आपके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का एक कंपोनेंट है। अच्छा, अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता कब है? जब आपका कोई टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने जाके आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज कर दिया, तो उसके नतीजे में, या फिर कोई फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी का ये मतलब है फॉर एग्जांपल आपको कोई पिन लग गई या कोई ऐसी चीज लग गई जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो है वो स्क्रैच पड़ गया, ठीक है, जख्म हो गया, या फिर किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट हो जाता है। अच्छा, अब इसके साइंस की अगर या सिम्टम्स की बात करें तो इन्फ्लेमेशन के नतीजे में आपको हीट यानी कि जलन फील होती है उस जगह पे, ठीक है, पेन होता है, आपको रेडनेस फील होती है, स्वेल कर जाती है वो जगह थोड़ी देर के लिए, बेशक अगर माइनर सी इंजरी है तो थोड़ी देर के लिए स्वेल करती है फिर ठीक हो जाती है, ठीक है। या समटाइम्स लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन का ये मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ पे कोई इंजरी हुई है और स्वेयर इंजरी हुई है, तो इन्फ्लेमेशन के साथ साथ क्या होता है कि आप अपने हाथ को मूव नहीं कर पा सकते, यानी कि वो जगह आपकी काम करना छोड़ देती है, तो इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। अब ये इन्फ्लेमेशन जो होती है ये इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं। तो वो कौन सी स्टेजेस होती हैं? फॉर एग्जांपल आपकी स्किन जो है वो रप्चर होगी है, चाहे वो कोई पिन लगी है या कोई भी ऐसी चीज़ लगी है जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो गई है, ठीक है। और डैमेज स्किन से आपको पता है कि बैक्टीरिया की एंट्री जो होती है वो आसान हो जाती है, क्योंकि आपका फर्स्ट बैरियर जो है वो रप्चर हो चुका है, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया ईजिली एंटर हो सकते हैं। तो अगर आपका टिश्यू जो है वो इंजर्ड हो चुका है, बैक्टीरिया अंदर एंटर हो चुका है, तो वो जाके क्या करेगा,
आपका यानी कि एक फॉरेन पार्टिकल अगर आपकी बॉडी में एंटर हो चुका है तो सबसे पहले क्या होता है कि द फर्स्ट थिंग दैट इज हैपन व्हेन टिश्यू इज इंजर्ड इज दैट जो आपके डैमेज सेल्स होते हैं वो एक सिग्नल केमिकल सिग्नल रिलीज करते हैं जिसके नतीजे में बाकी जो सेल्स होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो केमिकल सिग्नल कौन से हो सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सबसे कॉमन यहाँ पे आपका आता है हिस्टामीन। हिस्टामीन कहाँ से रिलीज होता है, जो आपके डैमेज सेल्स होते हैं वहां से ये एक सिग्नल के तौर पर, केमिकल सिग्नल के तौर पर रिलीज होता है। अब ये केमिकल क्या करता है, स्पार्क्स द मोबिलाइजेशन ऑफ वेरियस डिफेंस, दूसरे डिफेंस को एक्टिवेट करेगा। जैसा कि आपके मैक्रोफेजेस हो गए, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए। अगर हम हिस्टामीन की एग्जांपल लेते हैं फॉर इंस्टांस, तो इसका एक्ट करने का तरीका क्या होगा कि जो आपका जो इंजर्ड एरिया है उसके इर्द गिर्द वाले जो नेबरिंग ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देगा। डायलेट का क्या मतलब होता है, रिलैक्स कर देना या एक्सपेंड कर देना। और जब आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं तो वहां से ब्लड सप्लाई जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और साथ में एक तो ये उनको डायलेट करता है और दूसरा ये आपकी ब्लड वेसल्स को जो है वो यानी कि उनका कोई डैमेज कर देगा ताकि वहां से ब्लड जो है वो लीक होना शुरू हो जाए। जब ब्लड लीक होगा तो वो आपका जो डैमेज एरिया होगा वहां पे ब्लड जो होगा वो जाना शुरू कर देगा। तो ये एक तरीका होता है कि डैमेज एरिया के ऊपर ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करना। और आपको पता है कि जो ब्लड सप्लाई जहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी तो ब्लड सेल्स के अंदर तो वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, डिफेंस यानी कि आपका जो ये इम्यूनिटी है उसमें तो वाइट ब्लड सेल्स ही अपना ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपके मैक्रोफेजेस भी होंगे, आपके नेचुरल या न्यूट्रोफिल्स भी होंगे, नेचुरल किलर सेल्स होंगे, यानी कि फैगोसाइट्स वगैरह होते हैं जो कि इनगल्फ करते हैं। तो वहां पे उसका हम जो होती है वो डैमेज एरिया के ऊपर ब्लड सेल को इंक्रीज करवा देते हैं। तो कहते हैं कि ब्लड सप्लाई टू द डैमेज एरिया इंक्रीजेस और ब्लड प्लाज्मा जो है पासेस आउट द यानी कि उन लीकी वेजल से निकल के उन इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ जाना शुरू कर देगा जो आपका अफेक्टेड टिश्यू है। सो इस तरीके से आप फैगोसाइट्स वहां पे पहुंचेंगे, यानी कि ज्यादा ब्लड जाएगा तो ज्यादा ब्लड के अंदर ज्यादा फैगोसाइट्स होंगे और फैगोसाइट्स क्या करेंगे, वहां पे बैक्टीरिया को जो है वो इनगल्फ करना शुरू कर देंगे, उनको मारना शुरू कर देंगे। और उसके बाद उसी रिस्पॉन्स के नतीजे में आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कोज हो जाती है। बॉडी सॉरी कह रही हूँ, आपकी उस इन्फेक्टेड एरिया के ऊपर जो है वो इन्फ्लेमेशन कोज हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन के बाद फिर आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन जो होती है वो ज़्यादा टाइम नहीं रहती, यानी कि 2 से 4 दिन के बाद वो जगह जो होती है दोबारा ठीक होना शुरू हो जाती है। तो वो बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम का ही एक रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन, जो फैगोसाइट्स सॉरी बैक्टीरिया को वहाँ से ख़त्म करना। और उस इन्फ्लेमेशन के बाद फिर वहाँ पे आपका टिश्यू जो होता है वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पिन जो है वो स्किन के ऊपर लगी है और ये एरिया यहाँ से रप्चर हो चुका है। और एरिया के रप्चर होने के बाद जो है वो बैक्टीरिया स्किन के अंदर एंटर हो चुके हैं। फिर आपके जो सेल्स हैं यहाँ पे डायलेशन एंड इंक्रीज द थिकनेस ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, अगर ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर दी गई है तो यहाँ पे फैगोसाइट्स आ चुके हैं। और फैगोसाइट्स जब आते हैं तो वो एक तो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और दूसरा उसके नतीजे में यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कोज हो जाती है। सो फैगोसाइट्स कंज्यूम बैक्टीरिया एंड द सेल डैब्रिज। सेल डैब्रिज का ये मतलब है जो टिश्यू इंजर्ड हो चुके हैं ना, तो उन टिश्यूज को भी वहां से खत्म करना। यहाँ पे आगे हम वर्ड देखेंगे, 2 तरह की सेल की डेथ होती है, एक को हम बोलते हैं नेक्रोसिस और एक को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस होती है एक्सीडेंटल सेल डेथ। अब यहाँ पे जो टिश्यू इन्फेक्ट हो चुका है या फिर आसपास के जो टिश्यू हैं जिनको हमने ब्लड वेसल्स को लीक करवाया तो वो एक्सीडेंटल सेल डेथ थी, तो उनको भी रिपेयर करना है। तो बेसिकली वो भी इन्फ्लेमेशन के नतीजे में ही रिपेयर होती है। और दूसरी होती है आपके पास एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस होती है आपकी प्रोग्राम सेल डेथ। अच्छा, यहाँ पे फैगोसाइट्स जो है वो उनको इनगल्फ करेंगे और उसके बाद आपकी स्किन इन्फ्लेमेशन कोज होती है और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे जो आपकी सेल है वो यानी कि टिश्यू जो डैमेज हो चुके थे वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन या फिर आप कह सकते हैं फंक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन का क्या मकसद होता है कि आपका जो सेल इंजरी जिस वजह से हुई है उस वजह को वहां से खत्म करना। फॉर एग्जाम्पल अगर बैक्टीरिया अंदर एंटर हो चुके हैं तो उनको खत्म करना। ठीक है, क्लियर ऑफ नेक्रोटिक सेल्स। नेक्रोटिक सेल्स का क्या मतलब है, वो वाले सेल्स जिनकी एक्सीडेंटल सेल डेथ हो चुकी है, यानी कि जो इन्फेक्ट नहीं हुए थे, साथ सराउंडिंग के जो टिश्यू उनकी भी अगर डेथ हो चुकी है तो उनको भी बॉडी से खत्म करना। और दूसरा टिश्यू जो डैमेज हुआ है फ्रॉम द ओरिजिनल इंसल्ट। इंसल्ट का यहाँ पे मतलब बेइज्जती के मानों में नहीं है, बल्कि इंसल्ट का यहाँ पे मतलब है इंजरी। ठीक है, तो उस इंजरी को यानी कि जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसको क्लियर करना। और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को ख़त्म करना। इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को ख़त्म करने का ये मतलब है कि जब एक दफ़ा फैगोसाइट्स को मार दिया है तो उसके बाद उन टिश्यू को रिपेयर करना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को क्लियर करना एंड टू इनिशिएट द टिश्यू रिपेयर। और टिश्यू रिपेयर स्टार्ट होता है उसके बाद आपकी स्किन जो होती है वो दोबारा से नॉर्मल की तरफ आने लग जाती है, यानी कि आपके सेल जो होते हैं वो दोबारा से रिपेयर हो जाते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का एक और जो मकसद है वो ये भी है कि आपके जो सराउंडिंग के टिश्यू हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल आपका इन्फेक्ट हो चुका है तो उसके आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं उनके अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन ना फैले, तो उस चीज़ को भी ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू द सराउंडिंग टिश्यू को ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा।
सो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के थर्ड कंपोनेंट टेम्परेचर रिस्पॉन्स जो है, यानी कि दूसरे लफ्जों में आप फीवर कह सकते हैं, तो उसको